आज की वीडियो में अगेन बात होगी ADHD पर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक और स्कूल स्टूडेंट की एग्जांपल लेकर हम इस पे बात करेंगे एंड आई होप इस टॉपिक को आज मैं कंप्लीट कर दूंगी और आप लोगों को बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूंगी। आज की वीडियो अगेन एंड तक कंप्लीट देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो ADHD का टॉपिक है वो मैं कंप्लीट कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्रीवियस वीडियो को पसंद करने के लिए। प्रीवियस भी जो मेरी वीडियो का टॉपिक था वो ADHD था। आज की वीडियो में अगेन मैं एक और स्टूडेंट एग्जाम्पल के साथ एक स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल लेकर हम डिस्कस करेंगे ADHD है क्या, और एक जो स्कूल का बच्चा है या एनी स्टूडेंट वो ADHD को किस तरह एक्सपीरियंस करता है। तो मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में इसको समझाने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक को मैंने जिस तरह प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, समझने की, डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ मोस्टली 90% जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके बच्चे को ऑटिज़म है या ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी वीर, जिस तरह हम ऑटिज़म पर कुछ हद तक एक पॉइंट डिस्कस होता है कि एक जेनेटिक ओरिजिन है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिस तरह एक बिहेवियर, एक ब्रेन का एक अलग तरीके से फंक्शन करने का तरीका है, ये भी ADHD का भी जो बेसिक जेनेटिक ओरिजिन डिस्कस होता है। और इसके जो सिम्टम्स अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि बेसिकली इन अटेंटिवनेस, फोकस ना कर पाना, ध्यान तवज्जो ना दे पाना, और एक हाइपर एक्टिव होना, डिस्टर्ब रहना, एक्सट्रीम हाइपर बिहेवियर, ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मींस ADHD के मेन सिम्टम्स हैं। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। और ऑटिज़म की तरह इसको भी हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे देखते हैं। बिकॉज स्पेक्ट्रम का मतलब कि हम इसको कुछ सिचुएशन में, कुछ बच्चों में ये बहुत कम इंटेंसिटी के साथ नज़र आएगा एंड कुछ बच्चों में आपको बहुत एक्सट्रीम सिवियर सिम्टम्स नज़र आएंगे। हम लोग अगर एक स्कूल स्टूडेंट की एग्जांपल लेकर आज की वीडियो स्टार्ट करें, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक स्कूल स्टूडेंट है, आयशा नाम है इसका। आयशा चाइल्डहुड टाइम से, शुरू से उसको राइटर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और उसकी जो एटिपिकल मींस जो ADHD ब्रेन था, पर्सनैलिटी, माइंड था, उसने उसके गोल्स को अचीव करने में किस हद तक अफेक्ट किया, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज़, उसका जो चाइल्डहुड, आयशा का जो चाइल्डहुड था, जो बचपन में उसने जो ADHD को जिस तरह एक्सपीरियंस किया, अगेन जिस तरह हम बात करते हैं, उसको अटेंशन फोकस करने में, तवज्जो देने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक और चीज़, वो छोटी छोटी बात से उसका जो ध्यान है वो तवज्जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। डे ड्रीमिंग अगर हम बात करें कि डे ड्रीमिंग क्या होती है, खुली आंखों से खो जाना, ख्यालों में खो जाना, इसको डे ड्रीमिंग कहते हैं। और चीज़ों को खो देना, गुम हो जाना, चीज़ों का मिसप्लेस हो जाना, ये बेसिक बहुत मेन प्रॉब्लम्स थे जो आयशा ने अपने चाइल्डहुड में, स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस किए। और इन सारी सिचुएशंस की वजह से उसको लगता था कि उसका ब्रेन इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, उसका दिमाग, उसका ब्रेन इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है हर तरफ से, उसके सेंसेस, जिसकी वजह से वो बड़ी ओवरवेल्म्ड फील करती थी। ओवरवेल्म्ड होने की वजह से समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीज़न आयशा का रोना, इमोशनल हो जाना, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीज़न बहुत क्रैंकी, डिस्टर्ब, एक ख़राब मूड, चिड़चिड़ा मूड हो जाना। तो ये बेसिक मेन सिम्टम्स थे, प्रॉब्लम्स थे जो आयशा ने अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में, चाइल्डहुड से, बचपन से फ़ील करना शुरू किए। तवज्जो ना दे पाना, छोटी छोटी बातों पे तवज्जो, ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाना, डे ड्रीमिंग होना, और अपनी चीज़ों का मिसप्लेस हो जाना। मतलब ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, चीज़ों का गुम जाना, मिसप्लेस हो जाना।
उसके इस सारी सिचुएशन की वजह से उसका इमोशनल रहना, जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीज़न रो देना, डिस्टर्ब हो जाना और क्रैंकी, डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेटेड रहना, ये बेसिक मेन प्रॉब्लम्स उसने फेस करना स्टार्ट कर दिए थे चाइल्डहुड से। इस सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी जब आयशा, तो उसके पेरेंट्स, जिनको नहीं आइडिया था कि बेसिक रूट कॉज क्या है, ADHD उनकी बेटी को है या नहीं है, इस सारी सिचुएशंस की वजह से उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से बड़ा टफ टाइम मिलता था। पेरेंट्स का डांटना, गुस्सा करना, उसका अपनी स्टडीज़ पे प्रॉपर ध्यान ना देना, उसकी वजह से आयशा अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक टफ़ टाइम फेस कर रही थी। और ये मोर और लेस हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एज पेरेंट भी, और अगर हम अपने चाइल्डहुड को देखें कि ये अगर प्रॉब्लम्स कोई बच्चा फेस कर रहा हो तो पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम मिलता है बच्चों को। अगर हम आयशा के प्राइमरी स्कूल की बात करें, अर्ली स्कूल टाइम्स में आयशा अपने जो सब्जेक्ट्स इंग्लिश और आर्ट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर बाकी जो सब्जेक्ट्स में उसका जो ग्रेड है वो अच्छे नहीं आते थे। अपने स्कूल में प्रॉपर अटेंटिव होकर ना बैठना, स्कूल में क्लास को स्टडीज़ के क्लास में टीचर के पढ़ाने के टाइम क्लास को डिस्टर्ब कर देना, ये बेसिक मेन प्रॉब्लम्स थी जो आयशा फेस कर रही थी। और ऐसा नहीं था कि ये आयशा के कंट्रोल में था, जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीज़न आयशा का डिस्टर्ब हो जाना, आयशा का डिस्ट्रैक्ट हो जाना, जिसकी वजह से बाकी क्लास बहुत अफेक्ट होती थी। ये बेसिक मेन प्रॉब्लम्स आयशा ने अपनी प्राइमरी स्कूल से फेस करना शुरू की। इंग्लिश और आर्ट्स में तो अच्छी थी, पर बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे ना होने की वजह से उसको एक टैग कर दिया गया था कि टीचर्स की तरफ से कि एक लेज़ी स्टूडेंट है, एंड जो अपने पोटेंशियल को, अपनी सलाहियत और काबिलियत को प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही, नहीं कर सकती, तो शी इज़ अ लेज़ी स्टूडेंट। ये बड़ी एक सुस्त और काहिल स्टूडेंट है जो अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देती। इर्रिस्पेक्टिव के टीचर्स, पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते, एक रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश करते कि एक बच्ची अगर इंग्लिश और आर्ट्स में अच्छी है और बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं अच्छी, तो इसकी ज़रूर कोई रीज़न हो सकती है जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ढूंढने की कोशिश नहीं करते। एक प्रॉब्लम जो आयशा ने फेस की वो फ्रेंड्स मेकिंग थी, दूसरे बच्चों का, लड़कियों का आयशा से दोस्ती ना करना। ये प्रॉब्लम मैंने ऑटिज़म की एपिसोड में भी डिस्कस की थी। तो ADHD जो डायग्नोस्ड बच्चे होते हैं, जो आगे जाकर एडल्ट्स होते हैं, मेन प्रॉब्लम इनको होती है फ्रेंड्स मेकिंग में, बिकॉज इनका इमोशनल बिहेवियर, इन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर एक्टिव बिहेवियर, लोग पास नहीं आते, लोग आसानी से दोस्ती नहीं करते। तो आयशा ने भी ये प्रॉब्लम फेस की, बहुत आसानी से इसके फ्रेंड्स नहीं बनते थे, बट यस उसको एक अपने बारे में कमेंट ज़रूर मिलता था कि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग लोग दोस्ती नहीं करती थी, बाकी लड़कियां आयशा से दोस्ती नहीं करती थी। बट यस एक चीज़ जो एडमायर की जाती थी आयशा का एंथुजियाज़म था, बट बिसाइड एंथुजियाज़म उसका इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम था, एक हिंड्रेंस थी, जिसकी वजह से वो दोस्ती या फ्रेंड उसके नहीं बन पाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब आयशा का मिडिल स्कूल स्टार्ट हुआ और आयशा को अंडरस्टैंड करने लगी कि उसको बेसिक क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही है, उसने अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर दी। नोट्स मेकिंग के स्टार्ट करने से उसको हुआ कि मे बी अगर मैं अपनी चीज़ों को नोट डाउन या लिस्ट डाउन करना शुरू कर दूं, तो जो मेरा इनअटेंटिव बिहेवियर है इस पर मैं काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकती हूँ। आयशा ने अपने नोट्स बनाने शुरू किए सो दैट वो अपनी चीज़ों को प्रॉपर नोट डाउन रखे। साथ साथ एक और उसने, जहाँ पर उसका एक टीचर से उसको कंप्लेंट थी कि उसका इनअटेंटिव बिहेवियर है, उसने ये करना शुरू किया कि उसने टीचर्स को ड्यूरिंग लेक्चर एक तो आई कांटेक्ट देना शुरू किया, साथ साथ उसने अपना जो हर बात पे सर हिलाना, टू मेक टीचर्स रियलाइज़ कि वो बात समझ रही है। उसने ये दो जो एक आप कह लें जो हैबिट्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करना शुरू कर दी। बट इस सारी सिचुएशन पे जो एक अगेन फिर वो प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि वो सारी सिचुएशन पे फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। अगर वो टीचर्स को इम्प्रेशन देना चाहती थी कि उसको टीचर्स की बात समझ आ रही है, एंड जस्ट टू मेक टीचर्स रियलाइज़ कि वो इनअटेंटिव नहीं है, क्लास में लेक्चर के दौरान टीचर्स को आई कांटेक्ट देना, टीचर्स की बात पर, टीचर्स के लेक्चर के दौरान सर का हिलाना, इस सारी सिचुएशन पे अगेन जो वो एक प्रॉब्लम फिर फेस कर रही थी कि उसका कंसंट्रेट ना होना। एक टाइम पर उसको लगता था कि वो कुछ समझ नहीं पा रही, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और इस सारी सिचुएशन पे अगेन आयशा बड़ी हेल्पलेस थी। इस पॉइंट को आप लोग अंडरस्टैंड करें कि आयशा अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रही थी, उसने अपनी कैपेसिटी में इन सब प्रॉब्लम्स को
हैंडल करने की कोशिश की, बट अगेन उसका ब्रेन उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। यहाँ पर आयशा का फॉल्ट नहीं है, आयशा का ब्रेन ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि वो कंसंट्रेट कर सके किसी पॉइंट, किसी लेक्चर, किसी बात, स्टडीज़ पर। तो इस सारी सिचुएशन पे जब वो सारी आयशा ने अपनी प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, आयशा ने अपने जो इंटरेस्ट और हॉबीज़ थी वो क्रिएटिव राइटिंग की तरफ कर दी। जिस तरह मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि आयशा को बचपन से राइटर बनने का शौक़ था, उसने इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जब उसको लगा कि वो अपनी स्टडीज़ में, स्कूल में, टीचर्स के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं हैंडल कर पा रही, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो इंटरेस्ट और हॉबीज़ है वो क्रिएटिव राइटिंग की तरफ अपनी कर दी। उसका मेन इंटरेस्ट हमेशा से राइटिंग था और उसने क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट कर दी। जब आयशा का मिडिल स्कूल से व्हेन शी मूव टू हाई स्कूल, आहिस्ता आहिस्ता उसने ये काम स्टार्ट किया कि शी स्टार्टेड वेयरिंग हेडफोन्स सो दैट वो हेडफोन से जो बाकी सारे नॉइज़ या उसके जो सेंसेस या उसका ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसको ब्लॉक कर सके और अपने ब्रेन को खुद फोकस करने पर मजबूर करे, सो दैट वो अपनी जो राइटिंग उसका पैशन है उस पर ध्यान दे सके। बट इस सारी सिचुएशन ने भी एज सच उसको हेल्प नहीं किया, बिकॉज विद ग्रोइंग एज, जब वो एक टीन एज में एंटर हुई, जो एक ग्रोइंग एज थी, उसके साथ अगेन जहाँ पर स्टार्ट में बचपन में उसको एक इनअटेंटिव बिहेवियर और हाइपर एक्टिव बिहेवियर फेस करना पड़ रहा था, आहिस्ता विद ग्रोइंग एज दो और जो प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट कर दिए उसने मूड स्विंग्स थे। सो जहाँ पर उसने अपनी क्रिएटिव राइटिंग का पैशन स्टार्ट किया, अपने खुद एक इनिशिएटिव लिया, जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही थी, उसने हेडफोन्स पहनना शुरू किए, सो दैट जो बाकी कानों से, हेयरिंग से जो वो उसके सेंसेस या उसका ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन ले रहा था वो उसको ब्लॉक करके अपना पूरा ध्यान अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपनी राइटिंग, अपनी थॉट्स की तरफ फोकस कर सके। वो उसको कंट्रोल करने की पॉइंट पर आई तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी ग्रोइंग एज थी, द मोमेंट शी एंटर टीन एज, उसको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इस सारे मूड स्विंग्स के साथ उसने एक्सट्रीम किस्म की और डिफरेंट हैबिट्स के साथ क्या कहते हैं एक्सेसिव ईटिंग स्टार्ट कर दी। उसका जो खाना था, एक जो ज़रूरत से ज़्यादा खाना था, उसने वो शुरू किया, जिसकी वजह से उसने वेट गेन करना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन पे द मोमेंट आयशा ने एज 19 टच की, व्हेन शी गॉट 19, तो वो अपने जो अपना लिटरेचर प्रोग्राम था उसमें टॉप पोजीशन पे सिलेक्ट हुई। बट इस सारी सिचुएशंस पे जो डेली एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, जहाँ पे उसने अपने इंटरेस्ट को, क्रिएटिव राइटिंग को ध्यान देना शुरू किया, टाइम देना शुरू किया। बट इस सारी सिचुएशंस पे वो इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि उससे बाकी डेली रूटीन के काम फिर नहीं हो पा रहे थे। डेली शावर लेना, टाइम पर खाना खाना, टाइम पर क्लास के लिए रेडी होना, टाइम पर अपने डेली रूटीन के काम करना, वो उससे नहीं हो पा रहा था। एट द एंड ऑफ द डे सारी सिचुएशन उसको इतनी एक्सट्रीम वो टायर्ड और इतनी वो लेज़ी होती जा रही थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस एंड को मैनेज करें। इस सारी सिचुएशंस के साथ विद ग्रोइंग एज उसको और स्ट्रगल्स और हर्डल्स और प्रॉब्लम फेस करना शुरू किए, जहाँ पर मूड स्विंग्स थे। इन मूड स्विंग्स के साथ उसका बाकी सब डेली रूटीन के कामों पर ध्यान ना देना, इस सारी सिचुएशंस पे वो बिल्कुल, वो कहते हैं अगेन एक और कहते हैं ना पॉइंट को टच कर रही थी, जहाँ पे उसको नहीं समझ आ रहा था कि उसने आगे अपनी ज़िंदगी के साथ किस तरह करना है। वो अपनी लाइफ को मैनेज करते करते, हैंडल करते करते थक चुकी थी। इस सारी प्रॉब्लम्स एक टाइम वो अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर करती है और वो बताती है कि इट्स बीन, मतलब पूरी ज़िंदगी उसकी गुजर गई अपनी इस प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हुए, अब उससे नहीं हो पा रहा। उसकी फ्रेंड उसको सजेस्ट करती है कि व्हाई नॉट तुम एक साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करो, मे बी वो तुम्हें कोई हेल्प आउट कर सके। फाइनली आयशा डिसाइड करती है कि वो अब एक साइकाट्रिस्ट को क्या कहते हैं उससे बात करेगी, सो दैट अब वो उससे लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही थी। हालांकि जिस तरह मैंने मेंशन किया वो कि अपनी जो स्कूल की टॉप लेक्चरर प्रोग्राम है वो उसमें भी सेलेक्ट हुए, बट बाकी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स थे वो उससे मैनेज नहीं हो पा रहे थे। जब वो साइकाट्रिस्ट के पास गई, उसने अपनी सारी डिटेल्स एक्सप्लेन की। पहले तो साइकाट्रिस्ट समझा कि ये रीजंस, ये सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। आयशा ने जब अपने बचपन की, स्कूल लाइफ की सारी डिटेल्स बताना शुरू की, देन इट वाज डायग्नोस्ड कि आयशा ADHD है एंड ऑल्सो द डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और डिप्रेशन भी है। सो ये दो मेन रीजंस थे
आयशा के थ्रू आउट अपनी लाइफ में जो वो प्रॉब्लम फेस करती रही। इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के बाद साइकाट्रिस्ट ने जब सारी डिटेल्स आयशा को एक्सप्लेन की, तो आयशा गॉट द आइडिया कि ये जो सारी स्ट्रगल्स प्रॉब्लम्स आयशा फेस कर रही थी अपने चाइल्डहुड में, अपने स्कूल लाइफ में, ये सारी रीजंस थी बिकॉज आयशा वाज डायग्नोस्ड विद ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पर साइकाट्रिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि हम जो जनरल पब्लिक है, हम टिपिकल एक वेल नोन सिम्टम्स को देखते हैं और हम समझते हैं कि ये सिम्टम्स होंगे तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ADHD। हालांकि ऐसा नहीं है। ऑटिज्म की तरह ADHD भी स्पेक्ट्रम है। आपको लोएस्ट मिनिमम से लेकर आपको एक्सट्रीम सिवियर सिम्टम्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करती हूँ, हम इंसानों के जो मेन एग्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, वर्किंग, कपड़े इस्त्री करना, शावर लेना, टूथपेस्ट करना, ये बड़े बेसिक फंक्शंस हैं। ये भी ADHD जो डायग्नोस्ड बच्चे या एडल्ट्स हैं उसमें ये मौजूद होते हैं। किसी बच्चे का अपने बेसिक काम ना करना, कपड़े ना पहनना, बटन बंद ना करना, टाइम पर टूथपेस्ट ना करना, ये बेसिक एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं। चीज़ों का याद ना रखना, टाइम परसेप्शन, इमोशनल रेगुलेशन, इवन इस हद तक हम समझते हैं कि जी कॉफ़ी का कप लेने से नींद उड़ जाती है। आपको ये बात सुन के हैरत होगी कि ADHD कुछ सिचुएशंस पे कॉफ़ी पीने से नींद आती है। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि अगर हम कहीं पर कोई प्रॉब्लम देखते हैं और समझते हैं कि हमारे बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमारे बच्चे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन ये है कि हम डॉक्टर्स को, साइकाट्रिस्ट को, कंसल्टेंट्स पास जाएं, अपने बच्चों का प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, सो दैट हमें पता चले कि एग्जैक्टली अगर हमारे बच्चे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है और टाइम पर चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए। जिस तरह मैंने ऑटिज़म में एक साइड मेंशन की थी कि जो ऑटिस्टिक एक साइड जो स्पेक्ट्रम होती है वहाँ पर ये एक्सट्रीम IQ लेवल आपको मिलता है। सेम गोज़ ADHD में ये जो एक स्पेक्ट्रम साइड होती है, ये एक्सट्रीम क्रिएटिव होते हैं। ये बच्चे, ये एडल्ट्स ADHD डायग्नोस्ड एक्सट्रीम क्रिएटिव होते हैं, केयरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं और इवन इस हद तक कि दे बिकॉज ऑफ देयर केयरिंग एटीट्यूड ये बहुत एक्सेलेंट ग्रेट आर्टिस्ट और साइंटिस्ट बनते हैं। सेम गोज़ इनका जो बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे बड़ा सुकून एंड काम रहना, ये इनकी अगेन एक बड़ी एक यूनिक स्पेशलिटी है, जिसकी वजह से ये ADHD बच्चे एडल्ट्स बड़े होके फियरलेस फायर फाइटर्स भी बनते हैं, आउटस्टैंडिंग सर्जन्स भी बनते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ADHD या ऑटिज़म की सिर्फ एक नेगेटिव साइड है। आपको इस पे कुछ एक पैकेज के साथ, एक अच्छे गुड पैकेज के साथ आपको गुड क्वालिटीज़ भी मिलती हैं। बट अगेन अगर हम डॉक्टर्स के से टाइम पर चीज़ों को डायग्नोस करवा लें, अपने बच्चों का टाइम पर हमें नज़र आए कि हमारे बच्चे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा ऑटिज़म और ADHD में फ़र्क क्या है। बेसिक मेन एक चीज़, ऑटिज़म में हम समझते हैं कि लैंग्वेज स्पीच डिले, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। ADHD में ऐसा नहीं है, कम्युनिकेशन होता है, बच्चा बात करता है, बात बोलता है, बट यस उसको हाइपर एक्टिविटी और एक अटेंशन ना देने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस सारी सिचुएशन पे अगर हम देखते हैं कि हमारा बच्चा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो अगर हम टाइम पर बच्चों का डायग्नोसिस करवा लें तो चीज़ें टाइम पर कंट्रोल हो सकती हैं। यहाँ पर साइकाट्रिस्ट आयशा को एक्सप्लेन करता है कि जो ADHD के सिम्टम्स हैं ये प्रॉपर क्योर मैनेज हो सकते हैं विद थेरेपी, मेडिकेशन, इवन विद प्रॉपर स्लीप एंड एक्सरसाइज। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो सकती या मैनेजेबल नहीं है। सिर्फ बात समझने की ये है कि अगर हमें पता ही ना हो कि प्रॉब्लम है या नहीं, तो हम कैसे उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। तो बजाय इसके हमारी जो नॉर्मल एक सोसाइटी है, हम समझते हैं कि अगर एक बच्चा नहीं ध्यान, या तब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने मेंशन किया कि आयशा अपनी स्कूल लाइफ में इंग्लिश और आर्ट्स में बहुत अच्छी होती है, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा या आयशा को पढ़ना नहीं आता या उसको इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो किसी आस्पेक्ट या किसी फील्ड में अच्छी नहीं है तो हमें उस बात को प्रॉपर डिस्कस करके अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको प्रॉपर उसका एक स्टडी करना चाहिए कि बेसिक बच्चा या आयशा वो प्रॉब्लम फेस क्यों कर रही थी।
इस सारी सिचुएशन में आयशा जब अपनी जो साइकाट्रिस्ट है उससे प्रॉपर एक कंसल्टेशन लेने के बाद वो अपनी मेडिकेशन लेना स्टार्ट करती है। और जब वो अपनी फ़र्स्ट मेडिसिन लेती है और नेक्स्ट सुबह जब वो उठती है तो लिटरली उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जस्ट बिकॉज वो उसका माइंड इतने सालों में फॉर द फर्स्ट टाइम इतना सुकून एंड एक रिलैक्स होता है कि वो एक बिल्कुल आंखों में आंसू आती हुई आंखों में आंसू आए होते हैं और वो इमोशनल होती है कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में कि वो बड़े सुकून से एक रिलैक्स्ड माइंड के साथ उठी है। और जो बाकी काम है जो नॉर्मल किसी इंसान के लिए बड़े बेसिक होते हैं, शावर लेना, टूथपेस्ट करना, अपने कपड़े इस्त्री करना, वो ये सारे काम कर पा रही है जो सारी ज़िंदगी उसके लिए कंप्लीट इम्पॉसिबल थे कि उससे ये काम हो ही नहीं सकते या उससे कभी हो ही नहीं पाएंगे, वो ये समझती थी। मेडिकेशन, अपनी फ़र्स्ट मेडिकेशन लेने के बाद वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील करती है। इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए आयशा इस बात को एक्सेप्ट करती है और अंडरस्टैंड करती है कि यस, जो आयशा थ्रू आउट अपनी लाइफ प्रॉब्लम फेस कर रही थी, यस उसको इस बात की बहुत तकलीफ़ होती है कि ये सारी सिचुएशन इतनी लेट क्यों उसको पता चली, उसका डायग्नोसिस इतना लेट क्यों हुआ। बट यस, नेवर, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। फाइनली आयशा डिसाइड करती है कि उसको अपनी लाइफ को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने की और एक प्रॉपर एक प्लान करने की ज़रूरत है। थ्रू आउट वो अपनी ज़िंदगी मेडिकेशन पर नहीं रख सकती, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करती है, थेरेपीज़ लेती है, प्रॉपर एक्सरसाइज और अपने स्लीप जो नींद के साइकिल हैं, टाइमिंग्स हैं, उनको मैनेज कंट्रोल करती है और आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज कर पाती है। इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका जो एक न्यूरो डाइवर्जेंस ब्रेन है, माइंड है, उसको खुद सबसे पहले एक्सेप्ट करती है। हम जो ADHD या ऑटिस्टिक एडल्ट्स होते हैं, जब तक हम खुद अपने आप को ओपन माइंड, ओपन हार्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम दुनिया से अपने आप को कैसे मनवाएंगे। बट ये बात हम बड़ों को ज़रूर समझनी चाहिए। मैं अपनी वीडियो आज की यहाँ पर इस पॉइंट पर एंड कर रही हूँ। हम बड़ों की, हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बात को समझें और अंडरस्टैंड करें कि अगर हमारा बच्चा या हमारा कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो रादर इसके कि हम उसको डांटें, गुस्सा करें या उस पर सारा ब्लेम डालें, हम चीज़ों का थोड़ा सा एक, वो कहते हैं ना, उसकी डायसेक्शन करने की ज़रूरत है। एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर एक बच्चा कुछ सब्जेक्ट्स में या कुछ फील्ड्स में अच्छा है, बाकी में नहीं अच्छा, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आज की अपनी वीडियो एंड करती हूँ। मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में एक एग्ज़ाम्पल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश की और आज की वीडियो में ये ADHD का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे बात करने की ज़रूरत थी कि ADHD है क्या। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पेरेंट्स या टीचर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस पॉइंट पर इस बात पे सोचिएगा ज़रूर। हम लोग आने वाले जो बच्चे हैं, हमारी ज़िंदगी में जो बच्चे हैं, चाहे वो हमारे ख़ुद के बच्चे हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी ज़िंदगी बनाते हैं। बजाय इसके कि हम एक बच्चे को टैग कर दें कि वो लेज़ी है, वो सुस्त है या वो काहिल है या वो उसको कुछ आता नहीं है, हम इस बात को टैग करने के बजाय अगर हम चीज़ों का थोड़ा सा टाइम निकाल कर चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को स्टडी करें, तो हम उस बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं, चाहे वो हमारा अपना बच्चा हो या हमारा स्टूडेंट हो। तो इस पॉइंट पर आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है क्या। तो मेरी आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है और मैं आखिर में माज़रत करना चाहूँगी। मेरी इन 2 वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। एक्चुअली मैं पर्सनल अपनी लाइफ में बिज़ी थी, मेरे इन-लॉज़ आए हुए थे मेरी तरफ, मैं गेस्ट में बिज़ी थी, तो उस वजह से मैं प्रॉपर टाइम पर वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी। इंशाल्लाह ताला फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगेन टाइम पर वीडियोस पोस्ट होंगी और उम्मीद है मेरी आज की जो वीडियो है आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समझ आई होगी। टाइम निकाल कर सोचिएगा ज़रूर और आपकी सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा बच्चा है, अगर आप एज टीचर ऑपरेट करती हैं, आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है, तो ज़रूर सोचिएगा ज़रूर कि आप क्या एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं
उस बच्चे की ज़िंदगी बदलने में, रादर इसके कि हम उस बच्चे का बचपन, उसका एक स्कूल लाइफ ख़राब कर दें, उसको ये टैग करके कि वो बच्चा प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकता। हम सोसाइटी में, अपने माहौल में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी एफ़र्ट पुट इन करने की ज़रूरत है। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.